तो देखते हैं इसी को, केमिकल पीरियोडिसिटी। आवर्ती गुण किसको बोला जाता है? तो अगर आवर्ती गुण के बारे में बात करेंगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात किसी प्रॉपर्टी का रिपीट होना, यह कहलाता है आवर्ती। एक निश्चित अंतराल के पश्चात, एक निश्चित इंटरवल के पश्चात वही प्रॉपर्टी का फिर से दोबारा अपने को दिखाई देना, यह कहलाता है आवर्ती। अब इससे जो भी अपने को प्रॉपर्टी पढ़ना है वही सब आवर्ती गुण कहलाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपने को केमिकल पीरियोडिसिटी देखने से पहले अपने को पूरा आवर्त सारणी का स्टडी करना होगा। आई होप सभी को आवर्त सारणी का स्टडी कर लिए होंगे, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है सबको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये होगा ही होगा। अब इसमें अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका इतिहास देखेंगे तो हिस्ट्री भी मजेदार है इसका, कैसे कैसे निकला है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक जो फेमस है उसमें आप देखे होंगे मेंडलीव का आवर्त सारणी और एक आधुनिक आवर्त सारणी, ये दो के बारे में जानते होंगे। वैसे तो है बहुत सारे लोग हैं जो अपना तर्क इस पर प्रस्तुत किए थे, प्रेजेंट किए थे। तो उसमें एक लेवोजियर का नाम आता है। लेवोजियर मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया था। लेवोजियर ये मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया था, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, ये दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था इसका। जो भी तत्व पाए जाते हैं उसको एक को मेटल में रखा, एक को नॉन मेटल में रखा, इस प्रकार से दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया लेवोजियर के द्वारा। अपने को अभी आवर्त सारणी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब की स्थिति था ये लेवोजियर का। मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया। फिर डेबोरेन के द्वारा इसका स्पेलिंग चेक करेंगे तो बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा है, डोबेनर ऐसे टाइप से है, डोबेरेनर। इसके द्वारा इसका क्लासिफाई देखते हैं तो ये ट्रायड सिस्टम दिया था। कौन सा सिस्टम? ट्रायड सिस्टम का क्लासिफाई किया था। इसमें क्या लेता है ट्रायड, मतलब ये तीन का समूह होता है, तीन एलिमेंट का ग्रुप लिया ये, और इसमें क्या बोलता है ये इस ग्रुप में, इसमें इसका सीधा सिर्फ एक उद्देश्य था, ये तीन एलिमेंट का प्रॉपर्टी ये सिमिलर होता है ऐसा बोला। उसी को ये तीन का ग्रुप बनाया और इसमें ये बोला गया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये इसमें दो एलिमेंट के बीच का एक माध्य एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। यहाँ पर तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और ये जो आधार लिया अपने क्लासिफिकेशन का, ये लिया एटॉमिक मास पर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर को आधार लिया। और इसमें बोलता है जैसे कि XYZ तीन एलिमेंट है अपने पास, तो इसमें से दो का, जैसे कि मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ और इसको थर्ड लेता हूँ, तो ये जो बीच का सेकंड वाला है उसका एटॉमिक मास इन दोनों के माध्य के बराबर होगा, फर्स्ट प्लस थर्ड का माध्य। इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, ट्रायड सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम तीन एलिमेंट का एक ग्रुप लेते हैं जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। इसमें से ये आधार लिया एटॉमिक मास को, जिसमें बोला गया कि दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन एक तीसरा एलिमेंट होगा। इस प्रकार से ये ट्रायड सिस्टम बनाया। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपका तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। अब इसमें इसका जो आधार था वो था एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास चेक करते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना रहता है, 39। ठीक, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे और ये हो जाएगा 46/2 इज इक्वल टू 23। आपको पता होगा सोडियम का 23 होता है। तो इसी प्रकार से ये अपना ट्रायड सिस्टम का जो रूल है या उसका जो कथन है वो कुछ इस प्रकार से आता है।
कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इसमें देखते हैं तो इसका जो एटॉमिक मास आता है ये 35.5 होता है, आयोडीन का 127। तो इन दोनों का जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे 35.5 धन 127/2 करते हैं, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने को मिलेगा 81.25 जो ब्रोमीन का होगा। तो ये तीनों का जो प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ट्रायड सिस्टम में ऐसा लिया था और एटॉमिक मास को आधार लेकर ये इस प्रकार से डेफिनेशन दिया था, जिसमें दो एलिमेंट के एरिथमेटिक मीन के बराबर एक तीसरा एलिमेंट होगा जो उसी प्रकार से प्रॉपर्टी शो करेगा जो पहला और तीसरा या जो भी दो एलिमेंट ले रहे हैं उसी के प्रकार। ठीक, तो ये इसका ट्रायड सिस्टम था। अगला और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, इसमें देखते हैं न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव मतलब ये एक प्रकार से एक, जैसे कि हारमोनियम में आप देखोगे तो हारमोनियम में जो सुर कहा जाता है सबको पता होगा, 7 सुर होता है बोलते हैं। 7वां के बाद फिर से जब 8वां में जाते हैं तो वही सुर आ जाता है जो पहले था। ठीक, ये हारमोनी, इसी को हारमोनी बोला जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर ये नियम दिया न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल में जैसे कि हारमोनियम में 7 के बाद 8वां पहले जैसा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी बोलता है कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो ठीक पहले के समान होगा। ठीक, ये भी जो आधार था इसका भी आधार एटॉमिक मास ही था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होते आ रहा था, सबका आधार एटॉमिक मास ही था। इसमें क्या बोला गया है, एलिमेंट को यदि एटॉमिक मास के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट ठीक पहले एलिमेंट के समान अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो 8वां एलिमेंट ठीक पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के समान अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, अपना गुण प्रदर्शित करेगा। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था। उसी प्रकार से फिर आते हैं मेंडलीव पर। तो मेंडलीव में क्या देखते हैं हम, मेंडलीव को पूरा अच्छा से बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। मेंडलीव में अगर देखा जाए तो मेंडलीव के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही होगा। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, तो इसमें अगर देखा जाए इसका भी आधार जो था वो भी एटॉमिक मास ही था। जितना भी देखते हैं सब एटॉमिक मास के आधार पर ही रहता है, लेकिन जो हम आधुनिक आवर्त सारणी में आते हैं, लॉन्ग फॉर्म में जब आते हैं तो वहाँ पर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे। तो मेंडलीव का जो पुराना आवर्त सारणी जिसको बोला जाता है उसका भी आधार एटॉमिक मास ही था। और इसमें देखते हैं तो आवर्त सारणी में एलिमेंट का आवर्ती गुण उसके द्रव्यमान के अनुसार ही रहेगा, और इसमें 7 क्षैतिज पाए जाएंगे जिसको हम ग्रुप के नाम से या फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसमें देखेंगे तो 1 से 7 तक आपको 2 उपवर्ग दिखाई देगा, और जो 8वां होता है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। क्या बोला ये, इसमें 7 क्या बोलता हूँ भूल गया फिर से मैं। इसमें 7 क्षैतिज, 7 नहीं 7 खड़ी होगा, इसीलिए मैं भूल रहा था। 7 यहाँ पर ऊर्ध्वाधर इसमें 7 ऊर्ध्वाधर रहेगा जिसको हम ग्रुप या तो फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसमें 1 से लेकर 7 तक में आपको 2 उपवर्ग मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा। और जो 8वां नंबर का होगा उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, इसमें 3 एलिमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं पहला ग्रुप बोल रहा हूँ तो इसको फर्स्ट ए और सेकंड ए करके बांटूंगा। ठीक, वैसे दूसरा में जाऊंगा तो सेकंड ए
एक मिनट, ये फर्स्ट बी होगा, वैसे ही यहाँ पर सेकंड ए और सेकंड बी करके इसी प्रकार से सातवां में जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा सातवां ए और सातवां बी। फिर आठवां में जाते हैं तो यहाँ पर 3 एलिमेंट मिलेंगे, एक्स वाई जेड जो भी रहे, यहाँ पर 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऊर्ध्वाधर जो रेखा या खड़ी में देखते हैं तो इसको ग्रुप के नाम से बोला गया, जिसको फैमिली भी बोला गया है। ठीक, तो अब इसमें और बात करते हैं, आगे देखते हैं। ये इसको इस प्रकार से क्लासीफाई किया गया था, इसी को मॉडर्न में देखते हैं तो कुछ अलग अपने को दिखेगा। ठीक, और ये जो पीरियोडिक टेबल का एक यहाँ पर एक कहा जाके एक प्रारूप मिल गया था, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हल्का सा जानकारी, थोड़ा सा अच्छा जानकारी अपने को यहीं पर फर्स्ट टाइम मिला, इसीलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको बोला जाता है। आवर्त सारणी के जनक के रूप में हम इसको जानते हैं, किसको? मेंडलीफ को जानते हैं। ठीक, बाकी अब इससे और ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग फॉर्म में मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिर आते हैं हम मॉडर्न पर, मॉडर्न फॉर्म या तो लॉन्ग फॉर्म, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास 7 क्षैतिज होगा और 18 ग्रुप होगा, मॉडर्न या तो लॉन्ग फॉर्म। और इसको दिया था मोसले के द्वारा, इसको मोसले के द्वारा दिया गया था। इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 दिखाई दे रहा है। तो ये 18 इसमें इसी प्रकार से ग्रुप होगा और 7 क्षैतिज होंगे, इसके नीचे ऐसे करके आपको ये क्षैतिज जो दिखाई देगा, ये इसकी संख्या 7 होगी और ये जो खड़ी दिख रहा है इसकी संख्या 18 है। जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम ग्रुप के नाम से जान रहे हैं यहाँ पर, और जो क्षैतिज होगा यहाँ पर 7 क्षैतिज मिलता है, इसको हम पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपका ग्रुप या समूह, हिंदी में समूह हो जाएगा, और पीरियड को आवर्त बोलते हैं। अब देखो इसमें अच्छा से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर भी फंसाता है। हम इसको क्या करेंगे, आप देखे होंगे पहला और दूसरा आपका एक ब्लॉक होता है, बाकी यहाँ से लेते हैं ये 13 नंबर से, तो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक मिलता है। ठीक, अब इसका नॉमेनक्लेचर जो मेंडलीफ में देखते हैं, तो मेंडलीफ में क्या था, ये मेंडलीफ में देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट ए था और ये आपका सेकंड ए था। ठीक, याद रखिएगा। जो हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व में आपका एफ ब्लॉक भी आएगा, क्योंकि उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो मैं जनरली यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट ले रहा हूँ। ट्रांजिशन को हम बी से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और जो नॉन ट्रांजिशन है, जो संक्रमण तत्व नहीं है, उसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो ये आपका एस ब्लॉक था और ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, मतलब इसको अपने को ए से डिनोट करना है। तो मैं गया 1A 2A। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3A आएगा, फिर 4A 5A 6A 7A और 8A। ठीक, जो नॉन ट्रांजिशन है उसको हम ए से डिनोट करेंगे और जो ट्रांजिशन है उसको हम बी से डिनोट करेंगे। फिर से मैं यहीं से शुरू करता हूँ, 1A 2A, फिर यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, लेकिन ये बी होगा। यहाँ पर भी मैं 3 रखा हूँ, याद रखिएगा, 3B, फिर ये 4B, फिर ये 5B। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे बढ़ना है। और लास्ट का जो 2 कंडीशन यहाँ पर आएगा, याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट बी होगा और ये आपका सेकंड बी होगा। 11 का 1, 12 का 2, फिर 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7 हो जाएगा। ये सब बी है। और ये तीनों फेकोनिन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सीधा 8वां में लिया जाता है और ये बी ही रहेगा। समझ में आया? इसी को कभी कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है, जो रोमन वर्ड लेटर है यहाँ पर, उस लेटर के फॉर्म पे आपको पूछा जाता है। अगर
कोई का एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक इतना है तो वह कौन से ग्रुप में होगा। इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। तो ये याद रखना है आपको। आपको ग्रुप तो पता रहेगा लेकिन उसको रोमन में या मेंडलीव के अनुसार से कहाँ पर रखा गया है इसको भी याद में रखना है। ये जो रोमन दिख रहा है ये मेंडलीव का है और 1 2 3 4 ये मॉडर्न है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए एस ब्लॉक को हम ए में रखें, पी को ए में रखें, ये नॉन ट्रांजिशन है। जो ट्रांजिशन है उसको मैं बी में रखा हूँ। 1 2 फिर से यहाँ पर पी में आ गए, 3 4 5 6 7 8 तक ही जाना है अपने को। उसके बाद ट्रांजिशन में आते हैं तो आपका जो लास्ट है 11 का 1 12 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 6 7 और 8 9 10, इसको हम कंबाइन स्टडी करते हैं फेरस कोबाल्ट और निकेल का। तीनों को हम इसमें रखेंगे 8वां नंबर में रखेंगे। 8B। मेंडलीव में भी बोले थे हम 7 तक को किस में रखे, दो ग्रुप रखे, 2 उपवर्ग। 7 तक 2 उपवर्ग था। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस प्रकार से आपको सभी में 2 ग्रुप मिलेगा, 2 सब ग्रुप मिलेगा। और 8वां जो कि 3 ग्रुप होता है, इसमें 3 एलिमेंट होता है। इस प्रकार से याद रखना है इसको। तो ये एक आउट व्यू हो गया इसका। ठीक, अब इसके नीचे क्या क्या आता है आप अच्छा से याद रखिएगा। ठीक, अब आपके पास जो भी ट्रिक होगा आप उस ट्रिक से याद करते होंगे तो आप उस ट्रिक को याद रखिएगा। मेरे पास वैसा कोई ट्रिक नहीं है, मैं सीधा सीधा याद रखता हूँ। और मैं जनरली देखा हूँ यहाँ पर हेलिना के रब से फरियाद ऐसा कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। तो आप भी जो भी ट्रिक जानते होंगे आप याद रखिएगा। ये आपका हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है बेरिलियम वाला आएगा, फिर स्ट्रांसियम ऐसा कुछ आता है। फिर आपका ट्रांजिशन हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कौन सा बोरान वाला ग्रुप आएगा, बोरान एल्युमिनियम गैलियम, इस प्रकार से लेते हैं। गैलियम के बाद फिर लेड आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कार्बन वाला आ जाएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, फिर उसके नीचे जर्मेनियम होगा। उसके नीचे यहाँ पर इसमें देखते हैं नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक। जो भी आप जैसे भी याद रखते हैं ये याद होना जरूरी है। ठीक, और आपको यहाँ पर जब ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं तो 21 से लेकर 30 तक का याद होना बहुत जरूरी है, बाकी उधर याद रहे चाहे मत रहे। तो स्कैंडियम वाला में देखते हैं तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक, ये इस प्रकार से अपने को याद रखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ इसका कैसे करना है। 21 का D1 जाता है, ये 21 है तो यहाँ पर D1 होगा, 4s तो पूरा भरा रहेगा। और यहाँ पर ये D10 होगा, ये भी D10 होगा, अपवाद है। यहाँ पर D4 होना था लेकिन ये अपवाद है, D5 होगा 3D में। ये सब इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम चेक कर चुके हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर इसका कंबाइन स्टडी किया जाता है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल का, जिंक, इसके नीचे होगा कैडमियम और इसके नीचे होगा पारा। ठीक, तो ये इसका जो डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, ये इसलिए इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में हम नहीं लेते हैं। जब डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये एक ओवरव्यू है किसका, पीरियोडिक टेबल का। कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। और आप इसको जब ग्रुप वाइज याद करते हो ना तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसको आप ग्रुप में याद कीजिएगा। आप इस प्रकार से पीरियड में याद मत कीजिएगा। पीरियड में आप कहाँ तक याद रखो, 30 तक का ही याद रखो, बाकी उधर का कोई काम का नहीं है। 30 तक आप इस प्रकार से 1 2 3 4 में चले जाओ, लेकिन ग्रुप स्टडी करते हो तो 30 तक को भी याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में क्या क्या आ रहा है अगर ये आप जानते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अगर हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको ग्रुप स्टडी मिलेगा। आप ऊपर से नीचे जाते हो तो बंद कोड का मान क्या होगा, कोई कंपाउंड दिया है, जैसे हाइड्राइड दिया हुआ है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड दिया है, फास्फोरस का हाइड्राइड दिया है, आर्सेनिक का हाइड्राइड दिया है, और आपको पूछेगा कि बंद कोड का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये आप याद रखोगे ग्रुप में तभी बन पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट
के लिए आपको ऑर्डर दे देगा और एक ही ग्रुप में देगा वो, तो आप जब ग्रुप का मेंबर को याद रखोगे तभी इसको बना पाओगे, कौन सा ग्रुप कहाँ पर, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो एक क्रम जो है वो क्रम याद होना जरूरी है। यहाँ पर ये अच्छा से याद रखना है और ये दो लाइन अच्छा से याद रखना है, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। ट्रांजिशन एलिमेंट में 21 से लेकर 30 तक को याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा प्रॉब्लम लगभग लगभग बन जाएगा, बाकी नीचे वाला का प्रॉब्लम उतना नहीं फंसेगा। तो ये एक आउट व्यू हो रहा है किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जब हम इसके अंदर घुसेंगे, जब मैं पीरियोडिक ट्रेंड पर जाऊंगा, आवर्ती गुण के जब ट्रेंड जो मिलता है उस पर मैं जाऊंगा, तो कई एक ऐसा टर्म्स है जो आपको परेशान करेगा, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर सीधा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जो भी ट्रेंड है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों का ट्रेंड एक होता है, बस साइन चेंज होगा। आयनन ऊर्जा आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा। ट्रेंड जो है सेम चलेगा, तो उसके अंदर जो उसके क्या बोल सकते हो प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो यहाँ पर ये फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है, तो वो सब का इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो लगभग लगभग सब में सेम होगा, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। अब इसमें एक ट्रेंड अपने को जो मिलेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका वैल्यू भी निकाला जाता है, तो उसको कैसे निकालते हैं देखेंगे उसको भी। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अब इसमें दो टर्म मिलेगा, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक परिरक्षण प्रभाव, दोनों अलग अलग चीज है। परिरक्षण प्रभाव, इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर एक नाभिक है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण से, और इसके चारों ओर ऑर्बिट है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर प्रोटॉन का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, अब जब हम ट्रेंड पर बात करेंगे, जैसे कि एक पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड है, मतलब उसमें हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इधर से जब हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षा में भरता है जिसमें पहले वाला इलेक्ट्रॉन भरा है। जैसे कि मैं अगर चौथा किसी एटम का जिसका पीरियोडिक एटॉमिक नंबर 5 है, तो वो पांचवा कहाँ पर जाएगा, दूसरे नंबर की कक्षा में जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 प्रोटॉन होगा और ये पहला और दूसरा कक्षा यहाँ पर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 3 4 5। ठीक, अब जो छठवां नंबर होगा वो भी यहीं पर जाएगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स हो गया है, जितना इलेक्ट्रॉन पहले था 5वां नंबर में उतना ही इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो भी, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी, अंदर यहाँ पर जो पहला वाला कक्षा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर साथ साथ जो सेंटर है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के बीच में आकर्षण जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ते हुए जाएगा, एक क्रमिक रूप से एक निश्चित मान के साथ ये बढ़ते हुए जाता है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, और जो लास्ट वाला ऑर्बिट है ये बाहर वाला ऑर्बिट होगा, ये अभी यहाँ पर नहीं होगा ना, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो नाभिक और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आकर्षण बल बढ़ते जाता है, जिसके कारण से इसका जो रेडियस है या आकार है वो छोटा हो जाता है। अब ये जब छोटा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो इसको प्रभावित करता है, तो यहाँ पर
प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पर जो नाभिक के कारण से बाहरी कोष इसी को संयोजकता कोष बोलेंगे, बाहरी कोष या संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल को जितना आकर्षण बल लगता है उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण या पॉजिटिव चार्ज के कारण संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। अब जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कोष में जाता है जिसके कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा। अब इससे होने वाला प्रभाव हम कल के क्लास में देखेंगे, इसको और अच्छा से समझ लेते हैं। ठीक, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया, दूसरा यहाँ पर है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या बोलता है, अब जैसे कि मैं एक और कोष ले लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर 1 2 3 और एक और ले लेता हूँ। जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट पे जाते हैं तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ से समझते हैं। ठीक, अब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे कि 21 स्कैंडियम का 21 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 और 4s2 होगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जो भी प्रोटॉन की संख्या है उस पर हम बात नहीं करते हैं। 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 3d है, यहाँ पर 4s है। अब 3d स्कैंडियम के बाद मैं टाइटेनियम पर जाता हूँ, तो टाइटेनियम जाऊँगा तो 22 मतलब d2 और 4s2। 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन d में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। फिर से अगला जाऊँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे मैं स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है, लेकिन उसके आंतरिक कक्षा में इस बार आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, फिर से मैं पहले बात करूंगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण या पॉजिटिव चार्ज के कारण से संयोजकता कोष में लगने वाला आकर्षण बल को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जाने। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कोष में न जाकर आंतरिक कोष में प्रवेश करता है। अब जब ये आंतरिक कोष में प्रवेश करता है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण से ये आकर्षण बल अनुभव कर रहा था, लेकिन बीच में निगेटिव चार्ज आने के कारण से ये निगेटिव और ये निगेटिव अब आपस में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जो यहाँ पर जो प्रभाव दिखना था, नॉर्मल प्रभाव, जो रेगुलर प्रभाव दिखना था, रेगुलर इफेक्ट दिखने वाला था, वो रेगुलर इफेक्ट यहाँ पर अब बराबर शो नहीं होगा। जैसा दिखना था वहाँ पर वैसा अब नहीं दिखने वाला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के मध्य एक बैरियर का काम कर रहा है, एक ढाल की तरह कार्य कर रहा है, जिसको इंग्लिश में शील्ड बोला जाता है। शील्ड की तरह कार्य कर रहा है, मतलब इस प्रभाव को ये बीच में रोक रहा है। इसी प्रभाव को हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, परिरक्षण प्रभाव के नाम से जानेंगे। ठीक, अब इससे होने वाला प्रभाव जब हम देखते हैं डी ब्लॉक में इसके बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे, और एफ ब्लॉक में जब जाएंगे वहां पर इसके बारे में अच्छा से अध्ययन होगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड में क्या इफेक्ट होने वाला है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। परिरक्षण प्रभाव आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा किसको बोला जा रहा है। हो सकता है कहीं आप थोड़ा सा मिसिंग करके पढ़ रहे होगे, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लेकिन आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण से ये जो नाभिक और संयोजकता कोष, बाहरी कोष में जो आकर्षण बल महसूस होने वाला था, वो बल बीच में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण से यहाँ पर ये शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, ढाल की तरह कार्य करता है, जिसके कारण से यह बल, आकर्षण बल पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो इससे जो होने वाला प्रभाव है वह प्रभावित हो जाता है। यही प्रभाव परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे, इसका पूरा ट्रेंड पढ़ लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव को मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ आज क्या होगा। अब इसमें आपको पता है यहाँ पर ये तीसरा नंबर का कोष बोल रहा हूँ मैं। अब कोष मतलब ऑर्बिट हो गया, और ऑर्बिट के अंदर में क्या रहता है, ऑर्बिटल रहता है। ऑर्बिटल आपको पता है S P D F, ये 4 ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं। तो
ये जो ऑर्बिटल है इस परिरक्षण प्रभाव पर क्या इफेक्ट डालता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कक्षक की आकृति पर जाते हैं, कक्षक की आकृति कुछ ऐसा डिजाइन होता है कि ये कोई परीक्षण प्रभाव को ज्यादा डालता है और कोई कम प्रभावी होता है परीक्षण प्रभाव के लिए। इस कक्षक की आकृति देखते हैं तो गोलाकार होता है, जिसको हम सममित गोलाकार के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर इस कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, वितरण देखा जाए, तो सभी संभव दिशा में एक समान होता है, सभी दिशाओं में एक समान होता है। मतलब आप मान सकते हो अगर एक कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन सभी जगह पाया जाएगा, और कोई भी डायरेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं एक कक्षक को यहाँ पर रखता हूँ और इस इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में बात करूँगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा कोई भी दिशा नहीं मिलता जहाँ पर इस बीच में इलेक्ट्रॉन ना मिले। एक कक्षक है तो सभी संभव दिशा में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बराबर, जब एक कक्षक यहाँ पर है तो बराबर वह यहाँ का प्रभाव, इन दोनों के बीच के प्रभाव को रोकेगा, क्योंकि आप कोई भी दिशा में जाओगे यहाँ पर माइनस चार्ज मिलने वाला है। इसलिए एस कक्षक, और दूसरा मैं बात करता हूँ पी कक्षक। ठीक, एक एस कक्षक हो गया और पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति आप डमरू के आकार का देखते हो। अब ये डमरू के आकार में अब देखेंगे, इसको हम एक्स वाई जेड अलग अलग अभिविन्यास में बांटते हैं। मान लेते हैं पी कक्षक यहाँ पर है तो हो सकता है यह एक्स डायरेक्शन में होगा, तो वाई और जेड डायरेक्शन आपको फ्री मिलेगा, जहां पर से ये इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव एक्स और वाई डायरेक्शन से जाकर ये नाभिक तक पहुंच सकता है। अगर एक्स डायरेक्शन में मिला तो ये माइनस और ये माइनस तो रिपल होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो वहां पर परीक्षण प्रभाव प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर कहीं एक्स और वाई डायरेक्शन अगर मिल गया इसको जाने के लिए नाभिक के अंदर, तो वहां पर परीक्षण प्रभाव पहले की तुलना में, मतलब एक्स की तुलना में अब कम होगा। बात क्लियर हो रहा है? यहाँ पर हमें एस में देखें तो ऐसा कोई सा भी मार्ग नहीं मिला जो जहां से नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल का रास्ता मिले। लेकिन पी में रास्ता मिल जाता है, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो वाई और जेड उसके लिए रास्ता होगा जहां से ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो शील्डिंग इफेक्ट के लिए ज्यादा प्रभावी कौन हुआ? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा प्रदर्शित करता है कंपेयर टू पी, और वैसा ही कंपेयर करेंगे फिर से डी आ जाएगा, और वैसा कंपेयर करेंगे एफ आ जाएगा। यस, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा क्षेत्र में फैला रहता है, एफ में देखते हैं तो पूरा का पूरा फैला रहता है। मतलब जितना बड़ा साइज बढ़ते जाएगा कक्षक का, और डी कक्षक की आकृति आपको पता है 2 नोडल प्लेन होता है डी कक्षक में, एफ में देखते हैं तो 3 नोडल प्लेन होता है। तो वहां पर जैसे कि पी में 1 नोडल प्लेन है तो एक रास्ता यहाँ से मिलेगा, डी में जाएंगे तो 2 रास्ता मिल जाएगा, एफ में जाते हैं तो 3 रास्ता मिल जाता है बाहरी ये वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक पहुंचने के लिए, अपना प्रभाव पहुंचाने के लिए। खुद नहीं जाएगा, अपना प्रभाव पहुंचाने के लिए। तो अगर इसका जो शील्डिंग पावर देखा जाए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा रहा हूँ। एस, पी, डी और एफ में देखा जाए तो जो शील्डिंग पावर है कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर कक्षकों के लिए बात किया जाए तो एस के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, फिर एफ का। इसी शील्डिंग पावर को हम पेनिट्रेशन पावर भी बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर के नाम से भी जाना जाता है। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता के लिए भी देखेंगे तो आपको यही ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक, भेदन क्षमता एस का ज्यादा होता है। भेदन क्षमता एस का मतलब वो भेद सकता है आसानी से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को, वो जाने ही नहीं देगा, उसके जो क्षमता है उसको वहीं पर भेद कर खत्म कर देगा। इस प्रकार से इसको परिभाषित करना है। तो भेदन क्षमता एस के लिए ज्यादा, फिर ये इसी प्रकार से आपको लेना है। अब इसी को जब हम ग्रुप में स्टडी करेंगे, आप जाते हो एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में आप देखे होंगे 4D और 5D, 4D एलिमेंट और 5D एलिमेंट। वहाँ पर जाते हैं तो आप बहुत सारा ऐसा स्टडी करते हैं कि दोनों का रेडियस समान होने के कारण से क्षारकता समान हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, गलनांक क्वथनांक है, वो लगभग सब सिमिलर होते हुए चला जाता है। तो वो सब का डेफिनेशन कहाँ से मिलता है अपने को? स्क्रीनिंग इफेक्ट से मिलता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर हुआ? अगर ये
पूरा समझ में नहीं आएगा तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड अभी पढ़ने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी से